ब्लास्ट के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। अवधेश जी, आपने तो इस पूरे कार्यकाल को देखा है, किस तरह से इस बारे में कहा गया कि ये भगवा आतंकवाद के तहत किया गया। उसके बाद 2009 में भी हमें याद है, जिस वक्त जब ये सब कुछ हुआ, जब मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद भी सैफरन टेरर की बात बार बार कही गई है, तो वो भी कहा गया। मैं एक बार जरा, मुझे बताया जा रहा है मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले पर शिवसेना सांसद कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं। आखिर सच्चाई की जीत हो रही है। 17 साल से ये केस चालू था। बहुत से आर्मी ऑफिसर ने बताया था कि एटीएस के दबाव में से कारण उन्होंने बयान दिया था। कुछ भी ये साध्वी और कर्नल पुरोहित, इनके बारे में एक भी पुरावा नहीं मिला है। इससे ये साबित हो रहा है कि निर्दोष के ऊपर कार्रवाई की थी और आज सच्चाई की जीत हो रही है। कांग्रेस हिंदू दहशतवाद के नाम का एक लोगों में गलतफहमी फैलाने की जो कोशिश कर रही थी दबाव के नीति से, ये आज ओपन हो रही है, खुल गई है। ये जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इसे सैफरन टेरर बताया था। आप मानते हैं कि आखिरकार सच्चाई अब सामने आ गई है? 17 साल तक जो ऑडियल है साध्वी प्रज्ञा का और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का, वो चलता गया, अरेस्ट भी हुए थे, काफ़ी एटीएस का दबाव था। फिर एटीएस के बाद 2011 के बाद ये मामला एनआईए को ट्रांसफर हुआ। देखो, वो तो पहले से ही साध्वी जी और कर्नल पुरोहित बोल रहे थे कि हम निर्दोष है, लेकिन सिर्फ कुछ समाज को, कुछ धर्म को खुश करने के लिए हिंदू दहशतवाद के नाम पे गलतफहमी लोगों में घुमाने के लिए इसी तरह का जो कार्रवाई की थी, आज लोगों के सामने आ गई है कि गलत तरीके से ये कार्रवाई की थी। ठीक है, तो आपने पॉलिटिकल रिएक्शंस अब आना शुरू हुए। अवधेश जी, मैं जो सवाल पूछ रही थी आपसे, इतने साल आपने ये देखा है पूरा केस? मैंने केवल देखा नहीं है, मैं 2001 से लेके 2019 तक दुनिया भर के प्रत्येक आतंकवादी घटनाओं पर लिखा है, उसका फॉलो अप किया है। देखिए, 3 मामले को हिंदू आतंकवाद का मामला बनाया गया था, जिसमें सबसे अंतिम मामला है 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, 2007 में हैदराबाद का मक्का मस्जिद ब्लास्ट और तीसरा मालेगांव ब्लास्ट था। 2018 में एनआईए कोर्ट ने मक्का मस्जिद ब्लास्ट में असीमानंद सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लगभग इसी प्रकार की टिप्पणी थी। उसके बाद 2019 में समझौता विस्फोट के सभी आरोपियों को, जिसमें असीमानंद, लोकेश शर्मा सारे थे, उनको बरी कर दिया। और आज मालेगांव विस्फोट में सारे लोग बरी हुए हैं। यही फैसला आना था, लेकिन देश को संपूर्ण रूप से बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया गया। मैं आपसे, ऐश्वर्या जी भी हैं, एक वहां के पुलिस कमिश्नर थे उस समय, जिनको कि पद्म पुरस्कार मिल चुका है। ये उस समय कमिश्नर थे। आज उनके बारे में क्या टिप्पणी होगी देश की? क्योंकि जब साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि वो चांडाल है, वो जान करके हम लोगों को फंसा रहा है, पूरे देश में एलिट क्लास में वो पूछे जाते थे। उनके अंदर जो एटीएस गठित हुआ था, उसने क्या कैसे काम किए थे, जरा इसको समझने की आज जरूरत है कि यूपीए शासनकाल में आतंकवाद निरोधक दस्ते, उससे संबंधित चीजें कैसे हो रही है। आरवीएस मनी को मत भूलिए, जो कि गृह मंत्रालय में अवर सचिव थे। उन्होंने कहा कि मुझे पर दबाव डाला गया कि पहले नरेंद्र मोदी को फंसाओ। ये छोटा षड्यंत्र नहीं था कि जब वो इशरत जहां मारी गई तो उसमें नरेंद्र मोदी को फंसाओ, उसके बाद गलत एफिडेविट जारी करो, फिर अमित शाह को फंसाओ और अमित शाह जेल में डाले गए, और फिर योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार को फंसाओ, वो सब उनके बयान में है। तो ये एक सामान्य षड्यंत्र नहीं था। मैं देश से पूछना चाहता हूं, अगर ये साबित हो गया होता कि ये तीनों ब्लास्ट हिंदुओं ने किए हैं, आज दुनिया में आतंकवाद को लेकर भारत की कैसी छवि होती? अधिकारी किस तरह से सरकार के कहने पर काम कर रहे थे, इसको लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने इंटरव्यू में भी बात रखी थी, जब उन्होंने बताया था कैसे उन्हें बेल्ट से पीटा गया था, यातनाएं दी गई थी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वहां उस समय का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था, उसने इस तरह से काम किया? सवाल बहुत बड़ा है। मैं एक बार, विवेक हमारे साथ कोर्ट रूम से जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं, जरा बताइए सत्यप्रकाश, वहां से अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। विवेक पहले जुड़ रहे, विवेक और सत्यप्रकाश दोनों साथ में ही हैं, बताइए जरा वहां पर कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है, जरा सत्य से पूछिए। सत्यप्रकाश अंदर थे, कोर्ट रूम ने यह साफ कह दिया है कि जो थ्योरी गढ़ी जा रही थी एटीएस के द्वारा
और वो गलत है, अंदर क्या क्या वो जरा विस्तार से बताइए। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई जब शुरू हुई, जज आके बैठे और सारे आरोपी बैठे, कोर्ट ने, जज ने पूरी कहानी पहले पढ़ा। इसके बाद पूरा कहा कि जो आरोप लगाए थे, जो एटीएस ने जांच किया था, कहीं कि पूरी तरह से गलत है। कोई भी एविडेंस नहीं मिला, चाहे आरडीएक्स की बात किया जाए, चाहे कश्मीर की बात किया जाए, जो भगवा आतंकवाद की बात किया गया, तो पूरी तरह से निराधार है। पूरी स्टोरी सुनाया जज ने। इसके बाद एक एक करके एक आरोपियों के बारे में बताया, कहा कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे प्रज्ञा साध्वी हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे चौधरी हो, सभी को कहा गया कि सभी का जो आरोप लगाया पूरी तरह से गलत है, जो एटीएस ने जांच किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि एनआईए ने जो जांच किया था और एटीएस ने जो जांच किया, दोनों में डिफरेंस था। जिस तरह से आरोप लगाए गए, तो कहीं कहीं एनआईए की जो जांच था, कहीं कहीं डिफरेंस था। और कहा कि जो भी आरोप लगे, चाहे आरडीएक्स के लगाए गए, चाहे बाइक के लगाए गए, और चाहे वहाँ पे बम रखने के, सारे कहीं प्लांटेड थे और सारे आरोप को निराधार बताया। इसके अलावा सत्यप्रकाश, ये भी बात कही गई कि ये जो अभिनव भारत संगठन है जिस पर फंडिंग का आरोप लगा, और ये भी बताया गया कि उस पूरे से जो फंडिंग आई थी उस संस्थान से, उसका इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया, उसके भी सबूत नहीं मिले हैं। इस बात के सबूत मिले हैं कि वो पुरोहित की संस्था थी, पैसा भी आया था, लेकिन उसका इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया है कि नहीं, ये बात बिल्कुल साफ नहीं हुई है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। जी हाँ, जज ने साथों से कहा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन जो आरोप लगाए, जो एटीएस ने कहा है, पूरी तरह से गलत है। ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन इसमें ब्लास्ट में यूज किया गया है, पूरी तरह से गलत है। कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, जो पैसा आया है कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो बम आरडीएक्स लाने की बात किया गया है, जितने लोग शामिल थे, चाहे बाइक शामिल था, जितने लोग से पूछताछ किया गया है, सारे चीज़ों को निराधार बताया है। और कहा है कि जो बयान लिए गए हैं, कहीं कहीं दबाव लिए गए हैं, जो बयान बता देते हैं, सत्या बता रहे हैं कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। लेकिन बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है, वो कह रही है न्याय की जीत हुई है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा का कहना है मुझे प्रताड़ित किया गया। साध्वी प्रज्ञा कह रही है मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मुझे यातनाएं दी गई। वो कह रही है आज न्याय की जीत हुई है। तो पहला रिएक्शन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आ गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही है न्याय की जीत हुई है बरी होने के बाद। ये पहला रिएक्शन घटना आणि त्यानंतर जो 15,000चा मॉब तेथे आला होता, त्या 15,000च्या मॉब ने जे काही केलं होतं, या दोन्ही घटना प्रूव्ह झाल्या। तपास यंत्रणांनी पुरावे देऊ शकले नाहीये, मराठी तपास यंत्रणा पुरावे देऊ शकलेले नाहीये। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्री डिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट ना होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर
डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। ATS के जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग अभी आगे की रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है। जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक ATS अधिकारी चतुर्वेदी के घर में RDX प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का आणि काय सांगाल, काय नेमकं जखमी आणि मृतांना देण्याच्या संदर्भात सरकारने काय सांगितलेलं आहे? मराठीत सांगा आता. असं आहे की